नेदरलैंड्स में आने के बाद सबसे मुश्किल काम है यहाँ पे घर ढूंढना। और अगर आपने हाउसिंग डिले कर दिया तो डिले हो सकता है आपका बीएसएन, आपका अपॉइंटमेंट, आपका बैंक अकाउंट और काफ़ी सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा 5 इंपॉर्टेंट चीज़ की, जिसमें सबसे पहले है रेंट, यानी घर का रेंट क्या है। दूसरा है बीएसएन, बीएसएन क्यों ज़रूरी है। तीसरा है पोर्टल्स, कि कौन से पोर्टल से जिनसे घर मिलता है। चौथा है स्कैम की चेकलिस्ट, कैसे आप स्कैम से बच सकते हो। और पांचवा है 30 डेज का हाउस प्लानिंग, यानी 30 दिन के अंदर आप घर कैसे ढूंढ सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं रेंट रियलिटी की। तो रेंट कितना है यहाँ पे। तो भाई अगर आप इंडिया से कंपेयर करोगे, यानी जैसे हमें आदत होती है 2 BHK 3 BHK, तो वो कंपेयर करोगे तो भाई साहब बहुत ही टफ हो जाएगा। आप क्यों टफ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप मिनिमल रह रहे हो, यानी अगर आपको एक सिंगल रूम चाहिए या शेयरिंग में रूम चाहिए। शेयरिंग में रूम हो सकता है कि जैसे एक घर है जिसमें 2 या 3 रूम है, तो उसमें 2 या 3 लोग ही रह सकते हैं, तो उसमें आप रूम लेने की बात कर रहे हो। तो एक सिंगल रूम या शेयरिंग रूम कैन कॉस्ट यू रफली बिटवीन 500 to 1000 यूरो। 500 से 1000 यूरो के बीच में आपको इतना एक नॉर्मल सिटी के आसपास या सिटी में भी आपको मिल जाएगा, इतना आपको रेंट होगा। तो उसके बाद बात करते हैं इससे थोड़ा सा ऊपर, वो है कि भाई अगर आप स्टूडियो लेते हो या फिर एक छोटा अपार्टमेंट लेते हो। स्टूडियो मतलब आप समझ सकते हो कि जैसा हॉल है और उसमें किचन है, टॉयलेट बाथरूम वगैरह है, तो उसका रेंट यहाँ पे हो सकता है, अगेन आई वुड से सिटी पे डिपेंड करता है, उसका रेंट हो सकता है 1000 से 2000 यूरो। इतना आज की डेट में इसका रेंट है। और तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि आप फुल फ्लेज अपार्टमेंट लो, दैट कुड बी 2 BHK या 3 BHK, या फिर एक नॉर्मल आप घर लोगे, तो उसका रेंट हो सकता है 1600 यूरो से लेके 3000 यूरो तक। मतलब 3000 से ज़्यादा भी होता है, लेकिन रफली उसका रेंट इतना होता है। और इसमें भी एक खास बात यह है कि भाई रेंट तो ज़्यादा है, लेकिन उससे भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई मिले तो सही, यानी उसकी अवेलेबिलिटी। टेनेंसी के लिए भी लोगों की लाइन लगी हुई है। हो सकता है कि जो ओनर ने अभी रेंट के लिए घर देने का सोचा है, उसके लिए हो सकता है कि 50 एप्लीकेंट्स हो। तो सोचिए वो 50 एप्लीकेंट्स आएंगे, देखेंगे, उसके बाद उसमें से ओनर चूज करेगा। 50 में से आपका नंबर आए या नहीं आए, कोई गारंटी नहीं है इस बात की। रेंट ज़्यादा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ पे उस घर का अवेलेबल होना। तो अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं, और वो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, यानी बीएसएन बेसिकली। तो बीएसएन यहाँ पे मैंडेटरी है फॉर एवरीवन हु इज लिविंग हेयर। और घर आप लेते हो तो आपको उसको खिमनते में रजिस्टर करना पड़ता है कि आप यानी रह रहे हो वहाँ पे। उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है उन सब के लिए जो कि कहीं पे अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है, तो जब भी आप घर देख रहे हैं, 2 चीज़ों का ध्यान रखें कि उसका रेंट का रेंज कितना है, और भाई हमेशा इंक्वायर करें कि रजिस्ट्रेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो अब अगले पॉइंट पे आते हैं कि भाई यहाँ पे घर देखे कैसे। तो घर ढूंढने के मैं आपको यहाँ पे 4 रियलिस्टिक रास्ते बताऊंगा। सबसे पहला रास्ता है, यहाँ पे जो लेजिटिमेट साइट्स हैं जिन पे रेंटल के घर मिलते हैं, वो है फंडा और पेरारियस। तो आप इन दोनों साइट्स पे जाइए, अपने स्पेसिफिकेशन डालिए, सिटी डालिए, और भी जो कुछ पैरामीटर्स वो फिल कीजिए, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको रूम चाहिए तो कामेरनेट एक साइट है, या फिर हाउसिंग एनीवेयर है, जो कि एक्सपर्ट और इंटरनेशनल्स के लिए काफ़ी पॉपुलर है। इसके अलावा आप जो FB ग्रुप्स है, वहाँ पर भी घर लिस्ट होते हैं, तो वहाँ पर भी आप जाके ऑफिशियल रूट के थ्रू देख सकते हैं। लेकिन जब आप FB पे देखें तो भाई हमेशा एक स्कैम चेकलिस्ट का ध्यान रखें। और दूसरा रास्ता है यूनिवर्सिटी चैनल्स, यानी यूनिवर्सिटी अपने हाउसिंग पार्टनर्स रखती है जो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को हाउसेस प्रोवाइड करते हैं स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए। बट ये भी एक लेजिटिमेट रास्ता है यहाँ पे घर मिलने का। और तीसरा रास्ता है जो लेटिंग एजेंसीज है, या फिर जिसको माकेलार भी कहा जाता है, उनके थ्रू भी काफ़ी घर एडवर्टाइज होते हैं। वो हो सकता है आपसे थोड़ी बहुत फीस ले। इन जनरल कई बार वो टेनेंट से फीस नहीं लेते, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे ओनर से फीस ली जाती है, लेकिन कुछ नॉमिनल फी या रजिस्ट्रेशन या एजेंट फीस वगैरह वो ले भी सकते हैं। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन है और वो बहुत ही अंडररेटेड, वो है भाई साहब नेटवर्क। अगर कोई कहीं पे रह रहा है यार, कोई रूम कोई खाली करता है, तो भाई वो इतनी जल्दी कहीं पे एडवर्टाइज नहीं होता। लेकिन अगर आपका नेटवर्क है, अगर आप लोगों से बात करते हो, तो भाई आपको बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि XYZ जगह पे एक रूम खाली हुआ है और वहाँ पे आप इजीली जा सकते हो। तो नेटवर्क को अंडररेट मत करें, लोगों से बात करते रहें, देखें, कमेंट करें, पूछें कि भाई वहाँ पे घर अवेलेबल है क्या, या फिर जल्दी ही कोई अवेलेबल होने वाला है क्या। तो ये 4 रास्ते हैं जिसके थ्रू आप इजीली यहाँ पे घर ढूंढ सकते हैं। तो अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर, और जो कि भाई यहाँ पे स्कैम चेकलिस्ट। नेदरलैंड्स में हाउसिंग स्कैम्स होते हैं भाई साहब, बिल्कुल यहाँ पे हाउसिंग स्कैम्स होते हैं। कैसे आप अपने आप को तैयार कर सकते हो उन स्कैम से बचने के लिए। नंबर 1 जो पहला पैरामीटर है
वो मैं कहूँगा कि जो कहते हैं कि अभी डिपॉजिट दे दो, कीज वी विल गिव यू लेटर। कभी भी ऐसा ना करें। अगर कोई ऐसा कहता है देन सर्टेनली इट्स अ बिग रेड फ्लैग। और दूसरा इसमें कि इफ़ द प्राइस इज़ टू गुड टू बी ट्रू, अगर कोई आपसे कहता है कि भाई मैं आपको 600 या 800 यूरो में एम्स्टर्डम में एक 2 बेड हाउस दे रहा हूँ, फॉर श्योर इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू। ऐसी बातों पे विश्वास ना करें। एम्स्टर्डम काफ़ी कॉस्टली जगह है, सिटीज़ में इतना सस्ता घर नहीं मिलता है। तीसरा, जब ये कहता है कि भाई मैं तो बाहर रहता हूँ, मैं तो कहीं और कंट्री में रहता हूँ, आप मुझे यहाँ से पैसा भेज दो, तो दिस इज़ ऑल्सो रेड फ्लैग। इसके अलावा अगर कोई ये कहता है कि आप रेंट पे रह लो, कि मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाऊंगा, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, देन इट्स ऑल्सो नॉट गुड। या फिर अगर आपसे कोई सिर्फ व्हाट्सएप पे ही बात कर रहा है, कि कोई ऑफिशियल मेल आपको नहीं भेज रहा है, यानी किसी ऑफिशियल चैनल के थ्रू आपको कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है, देन आई वुड कंसिडर दैट एज ए रेड फ्लैग एज वेल। तो आप कुछ सेफ्टी अपना सकते हो इस केसेस में। आप वीडियो कॉल के थ्रू बात कर सकते हो। स्पेसिफिकली अगर आप इंडिया में हो तो बोलो कि भाई ठीक है, अगर मैं वहाँ पे नहीं हूँ तो मुझे वीडियो कॉल से दिखा दे। नंबर 1, घर दिखाए अंदर से, उसका डोर दिखाए, स्ट्रीट दिखाए सेम में ही, यानी तुरंत ही स्ट्रीट का भी व्यू देखे क्या है, और उसको आप गूगल से या किसी और इन्फॉर्मेशन के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा इंश्योर करें कि कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि रेंट है, रेंट कब से स्टार्ट है, यूटिलिटीज़ हैं, यूटिलिटीज़ मतलब गैस, वाटर, इंटरनेट, इसका पैसा कौन ले रहा है, क्या वो रेंट में इंक्लूडेड है। इसके अलावा डिपॉजिट कितना है वो उसमें मेंशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन की डेट कब से इफेक्टिव है वो सब उसमें मेंशन होनी चाहिए। देखिए, जो लेजिटिमेट वे वो ये है कि वो आपको पहले ही एक ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट भेजेंगे कि भाई पढ़ो, आपके हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट सही है क्या। यानी हो सकता है उसमें आपका एड्रेस गलत छप गया हो, कुछ भी गलत हो सकता हो, कोई क्लॉज ना हो, तो आप उसमें देख सकते हैं कि भाई ये ड्राफ्ट है तो ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, बताता हूँ। अगर उसमें आपको लगता है कि कोई क्लॉज है जो आपको ऐड कराना, फॉर एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर एक क्लॉज होता है कि अगर आपकी खुदा ना खास्ता जॉब में कुछ हो जाता है या फिर आपको वापस इंडिया या किसी और कंट्री जाने के लिए बोल देते हैं, देन यू कैन हैव दैट क्लॉज इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट कि भाई मेरे को 1-1.5 महीने के अंदर में मैं नोटिस दूंगा और मेरे को वो वापस जाना पड़ सकता है। अदरवाइज ध्यान रखिए, यहाँ पे रेंटल कॉन्ट्रैक्ट वो मोस्टली 12 महीने या 24 महीने के होते हैं। उससे कम पे यहाँ पे रेंटल कॉन्ट्रैक्ट बहुत बहुत कम होते हैं। और पैसा देने की बारी आए तो हमेशा ध्यान रखिए जो लेजिटिमेट वे है उसके थ्रू दीजिए, बैंक ट्रांसफर कीजिए। और ध्यान रखिए यहाँ पे कुछ बातें और भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ यूटिलिटीज़ का पैसा आपको शेयरिंग में देना होता है। फॉर एग्जांपल जो वाटर टैक्स है, वाटर टैक्स का एक पार्ट ओनर देता है तो एक पार्ट जो टेनेंट है उसको देना पड़ता है। तो चलिए अब बात करते हैं एक 30 डेज प्रैक्टिकल प्लान की, यानी एक हाउसिंग स्ट्रेटजी जो कि आप अपना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे आ गए हैं और आपको घर ढूंढना है तो 30 दिन में एक प्रैक्टिकल हाउसिंग स्ट्रेटजी आप कैसे अपना सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि भाई जब आप आ रहे हो, आपको पता है कि आने वाले हो, तो इंडिया से ही घर ढूंढना स्टार्ट कर दे। बाई चांस ऐसा नहीं हो पाया तो ये 30 डेज प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी है जिसको आप अपना सकते हो। डे 1 एंड डे 3 के बीच में आप अपना एक छोटा सा प्रोफाइल बनाइए, 1 पेजर प्रोफाइल बनाइए कि भाई आप कौन हैं, कहाँ काम करते हैं, यहाँ कब आए हैं, और उसके अलावा आप कितने टाइम के लिए रहना चाहते हैं, क्या आपका रियलिस्टिक रेंज है जो आपका रेंट है। उसके अलावा आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, हमेशा आपको सैलरी स्लिप की ज़रूरत पड़ेगी। कंपनी से लेटर ले लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप अभी आए हो तो आपको सैलरी स्लिप नहीं मिलेगी, लेकिन कंपनी यहाँ पे अथॉरिटी काइंड ऑफ लेटर दे देती है कि ये बंदा यहाँ पे काम करता है और ये इस ड्यूरेशन तक, यानी अगले 12 महीने या 6 महीने या फिर 24 महीने तक यहाँ पे रहने वाला है। तो वो काइंड ऑफ आप अथॉरिटी लेटर अपने साथ रखिए। तो डे 4 और डे 10 के बीच में, तो अब जो टाइम है, अब आप उस टाइम को यूज़ कीजिए कि भाई घर के लिए आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। यानी आप घर देखिए आपके बजट के हिसाब से। उसके बाद एक मैसेज जरूर डालें, उसमें आप बताएं कि आपका बजट क्या है, आपके जो टेंटेटिव मूव इन डेट्स है वो है, आपका स्टेटस क्या है, आप वर्किंग है, स्टूडेंट है, या फिर अपने बारे में आप जो भी जानकारी देना चाहते हैं मिनिमल रखिए। लेकिन इस स्टेज पे हमेशा इन्फॉर्मेशन एक बेयर मिनिमम काइंड ऑफ टाइप से दीजिए। अब बात करते हैं डे 11 और अप टू डे 20, यानी अब आपको अप्लाई किए हुए कुछ दिन हो जाएंगे तो आपको कुछ रिस्पॉन्सेज आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अपनी व्यूइंग्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी रखिए। हो सकता है कि माकिलार जो काम कर रहे हैं वो वीकडेज में काम करते हैं, तो आपको ऑफिस के ड्यूरेशन में भी जाना पड़ सकता है। अपने ऑफिस में बता के जाइए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने यूनिवर्सिटी में बता के जाइए कि भाई मुझे व्यूइंग के लिए जाना पड़ सकता है। आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे दिखानी पड़ेगी। ये टाइम के लिए व्यूइंग नहीं आ सकता, हो सकता है कि भाई कोई और अवेलेबल हो। अगर आपको अर्जेंसी है तो आपको
अपना टाइमिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं कहूँगा जहाँ तक हो सके 99.99 या 100% अगर आप पैनल में हैं तो आप फिजिकली जाइए वहाँ देखने, तभी फाइनल कीजिए। अब बात करते हैं डे 21 से डे 30 की। इस ड्यूरेशन में अगर बाई चांस आपकी कुछ डील नहीं होती है तो भाई आप कैसे करोगे? फिर आप कोई शॉर्ट अकोमोडेशन देख सकते हो, यानी यहाँ पे अपार्ट होटल्स भी हैं, यानी अपार्टमेंट होटल्स भी हैं जिसमें आप 7 डेज, 15 डेज या इवन 30 डेज या इवन बियॉन्ड के लिए आप डील कर सकते हो, यानी 30 डेज के लिए भी कर सकते हो। तो वो एक महीना आपको एडिशनल मिल जाएगा कि आप सही से और घर देख सकते हो। लेकिन जल्दी में हमेशा ध्यान रखिए कि कुछ ऐसे शेडी कॉन्ट्रैक्ट को कभी मत साइन कर लीजिए जो आपको आने वाले 12 महीने या आने वाले 24 महीने के लिए परेशान करके रखते हैं। मैं आपको बताता हूँ एक मिनी टेम्पलेट टाइप से, यानी जब आप घर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप क्या लिखें बेयर मिनिमम काइंड में। फॉर एन एग्जांपल, मेरा नाम राजीव है, मैं यहाँ पे अभी आया हूँ, या तो कंपनी की तरफ से आया हूँ या मैं स्टूडेंट हूँ। मेरा बजट है फॉर एग्जांपल 1000 से 1200 यूरो के बीच में, और मैं अगले 6 महीने, 12 महीने या 24 महीने रहने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। इसके अलावा मैं काइंड ऑफ काम पर्सन हूँ, नॉन स्मोकर हूँ, नॉन ड्रिंकर हूँ, इजीली जेल होता हूँ लोगों के साथ। और हाँ, उसमें आप ये भी बताइए कि भाई मैं व्यूइंग में इंटरेस्टेड हूँ और मेरे को इम्पोर्टेंट है और मेरे को भाई रजिस्ट्रेशन भी चाहिए। तो ये सब बातें एक काइंड ऑफ वेरी स्मॉल टेम्पलेट, आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। तो भाई ये थी नेदरलैंड में घर की कहानी। आप नेदरलैंड में किस सिटी में घर ढूंढ रहे हो? एम्स्टर्डम, रॉटरडैम, एंडोवन, यूट्रेक्ट? टेल मी इन द कमेंट्स योर सिटी, योर स्टेटस एंड योर रेंज। फॉर एग्जाम्पल, एम्स्टर्डम में आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, और बजट यानी रेंज क्या है आपका, तो मैं आपको बेस्ट पोर्टल, टेम्पलेट और रियलिस्टिक रेंट रेंज शेयर कर दूंगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डू सब्सक्राइब एज वेल। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में। टिल देन सी यू ऑल सून, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।